हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल फोरम। मैकेनिकल फोरम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं सत्यम कुमार मौर्य एक बार फिर से आज आप लोगों के लिए हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो कि आपके आने वाले एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे मैकेनिकल फोरम के एप्लीकेशन यानी कि एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जाकर अभी प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, सो दैट आप लोग ईजिली हमारे टेस्ट सीरीज को सॉल्व कर पाएँ और अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना पाएँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग डेली 15 क्वेश्चन का एक सेट सॉल्व करते हैं यहाँ पे, और उसके थ्रू हम लोग लगभग 50 फैक्ट्स को, यानी कि जो भी सब्जेक्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं, अभी तो हम लोग हिस्ट्री ही पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों का एंशियंट हिस्ट्री के अपने क्वेश्चंस कर लिए हैं, मिडिवल के भी खत्म कर लिए हैं, और अब हम लोगों का मॉडर्न चल रहा है जो कि 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग कोई दूसरा सब्जेक्ट जियोग्राफी या इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज हम लोग एक बार फिर से अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, 1858 ईस्वी में भारत के प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? यानी कि 1858 की अगर हम लोग बात करें तो उस टाइम जो इंडिया के फर्स्ट वायसराय थे और लास्ट गवर्नर जनरल भी सेम थे, तो वही आपको बताना है कि वो कौन थे। चार ऑप्शन है: लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लॉरेंस, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड कैनिंग। ज़्यादातर लोगों को इसका ऑप्शन का आंसर पता होगा इस क्वेश्चन का। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा लॉर्ड कैनिंग। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, लॉर्ड कैनिंग। अगर हम लोग बात करें लॉर्ड कैनिंग की, तो ये 1858 में भारत के प्रथम वायसराय एवं अंतिम गवर्नर जनरल बने थे। ठीक है। और इसके बाद कंपनी का जो भारत पर अधिकार था उसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया था, और गवर्नर जनरल को ही वायसराय कहा जाने लगा था। तो अगर आपसे लास्ट गवर्नर जनरल पूछता है या प्रथम वायसराय पूछता है, तो वो सेम कौन हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। और ये किसके बाद बने थे? तो याद याद रखिएगा, ये लॉर्ड डलहौजी के बाद भारत के गवर्नर जनरल या वायसराय बने थे। तो ये भी फैक्ट आपको नहीं भूलना है। चलिए अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शाही राज्य ब्रिटिश द्वारा अधिग्रहित किए गए थे? मतलब जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कौन सा ऐसा राज्य था जो ब्रिटिश या अंग्रेजों ने क्या किया था, अधिग्रहित कर लिया था या अपने अंडर में ले लिया था। चार ऑप्शन है: नागपुर, सतारा, झांसी या ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपयुक्त सभी। तो देखिए, ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया है, जैसे अगर देखा जाए तो आरआरबी अजमेर 2006 में पूछा गया है, फिर आरआरबी चंडीगढ़ 2012 में पूछा गया है, आरआरबी गोरखपुर 2008 में, फिर आरआरबी इलाहाबाद असिस्टेंट स्टेशन मास्टर की परीक्षा में 2007 में पूछा गया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। अगर हम लोग बात करें, नागपुर, सतारा और झांसी, ये तीनों ही ब्रिटिश ने अपने अधीन ले लिया था। ठीक है। और ये किसने किया था, कौन सा ऐसा शासक था? तो याद रखिएगा, उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल था भारत का, वो था लॉर्ड डलहौजी। ठीक है। और इसी ने अपने व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत, या विलय नीति जिसको बोलते हैं, उसके द्वारा सबसे पहले सतारा, जो कि महाराष्ट्र में है, उसको 1848 में, जैतपुर और संभलपुर को 1849 में, बघाट को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 यानी कि 1853 में, और नागपुर को 1854 में अपने अधीन किया था। और वहीं पर बात करें तो दूसरा आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था 1848-49 में, यानी कि 1848-49 में, उसी के बाद पंजाब को भी कंपनी के साम्राज्य में रख दिया गया था, या इसका भी विलय कंपनी में कर लिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित वायसरायों में से किसके समय में इंडियन पीनल कोड यानी कि आईपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड यानी कि सीपीसी तथा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी कि सीआरपीसी पारित किए गए थे? क्या आपको बताना है कि ये जो तीनों हैं, इंडियन पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और सीआरपीसी यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये किसके टाइम काल में पारित किए गए थे? चार ऑप्शन है: लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लेटन और लॉर्ड डफरेन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि लॉर्ड कैनिंग। अभी पहला क्वेश्चन भी हमने देखा था तो उसका भी ऑप्शन था लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि अगर हम लोग वायसराय लॉर्ड कैनिंग की बात करें तो इनका जो टाइम पीरियड था वो था 1856 से 1862 तक,
और इनके ही कार्यकाल में इंडियन पीनल कोड, इंडियन सिविल प्रोसीजर कोड तथा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ये सब पारित किए गए थे। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और भी इनके टाइम में क्या क्या इंपॉर्टेंट होते हैं, एक दो चीज़ें याद रख लीजिए। इनके ही टाइम काल में जो पोर्टफोलियो था उसका बंटवारा कर दिया गया था, यानी कि हर एक मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट जो थे वो अलग कर दिए गए थे। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, वेलबी आयोग यानी कि वेलबी कमीशन के सदस्य के रूप में निम्नलिखित में से कौन इंग्लैंड गया था। देखिए ये एक आयोग बनाया गया था, और ये व्यय से रिलेटेड था, यानी कि एक्सपेंडिचर से रिलेटेड था। जो इंडियन गवर्नमेंट थी उसके एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चे से रिलेटेड था। तो इसी के सदस्य के रूप में इन जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन इंग्लैंड गया था, यही आपको बताना है। कौन कौन ऑप्शन है, जी के गोखले, बीजी तिलक, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जी के गोखले। क्या हो जाएगा, जी के गोखले। अगर हम लोग बात करें वेलबी आयोग की, तो इसका गठन किस लिए किया गया था, यह मैंने आपको बता दिया कि ये बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के लिए किया गया था, कि भारतीय गवर्नमेंट के, भारतीय सरकार के व्यय या खर्चे के लिए किया गया था, ठीक है। और इसके सदस्य के रूप में जी के गोखले जी का चयन किया गया था, और ये कहाँ पे गए थे, इंग्लैंड। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, धन निष्कासन का विरोध किसने किया था। चार ऑप्शन है, सर सैयद अहमद खान, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये आपको बताना है कि जो वेल्थ या मनी ड्रेन थ्योरी है उसके बारे में उसका विरोध किसने किया था, तो ये आपको बताना है, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। क्या हो जाएगा, नॉन ऑफ द अबव। जो सर सैयद अहमद खान है, स्वामी विवेकानंद या महात्मा गांधी, इनमें से किसी ने भी नहीं किया था। तो किसने किया था ये भी आपको जानना जरूरी है। तो ये किया था सबसे पहले दादा भाई नेरोजी ने, ठीक है। मई 1867 में उन्होंने ये बोला था कि ब्रिटेन भारत का खून चूस रहा है, और इसीलिए इन्होंने सबसे पहले इसका विरोध किया था। वहीं पे आरसी दत्त ने भारत का आर्थिक इतिहास लिखते समय इसी धन निष्कासन सिद्धांत को मेन सेंट्रल बिंदु बनाया था, या मेन बिंदु बनाया था। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की सुधार किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में प्रारंभ हुआ। चार ऑप्शन है, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड मेटकॉफ, या लॉर्ड कॉर्नवालिस। मतलब जो इंग्लिश एजुकेशन थी वो भारत के अंदर किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में स्टार्ट हुआ पढ़ाना, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा पहला ऑप्शन, यानी कि ए ऑप्शन, लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्या हो जाएगा इसमें, लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1835 में एक प्रस्ताव पारित किया था, और ये बेसिकली मैकाले रूल भी बोला जाता है, या मैकाले मेथड भी बोला जाता है। और इसी के द्वारा अंग्रेजी माध्यम को शिक्षा देने के लिए धनराशि भी प्रदान की गई थी, यानी कि इंग्लिश जो है वो मैंडेटरी कर दिया था शिक्षा के लिए। तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विधवा पुनर्विवाह का समर्थक कौन था। यानी कि जो विडो रीमैरिज एक्ट था, या जो विडो रीमैरिज था उसका सपोर्ट किसने किया था, समर्थन किसने किया था। चार ऑप्शन है, ईश्वरचंद विद्यासागर, रविन्द्रनाथ टैगोर, विवेकानंद यानी कि स्वामी विवेकानंद, या उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए ऑप्शन, यानी कि ईश्वरचंद विद्यासागर। ईश्वरचंद विद्यासागर जी ने ही विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था, यानी कि जो कोई भी औरत अगर विधवा हो जाती है तो उसका दोबारा विवाह किया जा सकता है, जो कि पहले ऐसा नहीं था। तो बाद में इसका समर्थन किया ईश्वरचंद विद्यासागर ने, और इन्हीं के समर्थन से अंग्रेजों ने इसको फिर से स्टार्ट कर दिया। मतलब इसको किया जा सकता है। और किसके समय में हुआ था, तो याद रखना है ये स्टार्ट हुआ था 1856 में, लॉर्ड कैनिंग के समय में। किसके समय, लॉर्ड कैनिंग के समय में ये पारित हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अवध के अंतिम नवाब थे, यानी कि लास्ट नवाब ऑफ अवध कौन था, ये बताना है। चार ऑप्शन है, सिराजुद्दौला, आसिफुद्दौला, वाजिद अली शाह, और गूंगे नवाब। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि वाजिद अली शाह। तो अवध के जो अंतिम नवाब नवाब थे वो कौन थे, वाजिद अली शाह। 1856 ईस्वी में डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था। ये तो काफी लोगों को पता होगा कि 1856 में ही डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। और अगर उस समय अवध के नवाब की बात करें तो वो कौन था, वाजिद अली शाह।
ठीक है। और वाजिद अली शाह जो थे ये अवध के 10वें या अंतिम नवाब थे, ये हम बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, तात्या टोपे का वास्तविक नाम था। आप लोग तात्या टोपे को जानते होंगे। तो इनका जो, इनके बारे में पढ़ा भी होगा अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो। यही पूछा है कि इनका जो रियल नेम था यानी कि वास्तविक नाम था वो क्या था। चार ऑप्शन है, नाना साहेब, बालाजी राव, रामचंद्र पांडुरंग या लाला लाजपत राय। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि रामचंद्र पांडुरंग। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि रामचंद्र पांडुरंग किसका वास्तविक नाम था, तात्या टोपे का। और नाना साहब की ओर से लड़ते हुए इनको जो मुख्य जिम्मेदारी थी वो दी गई थी तात्या टोपे को। इन्हें सिंधिया के सामंत मान सिंह ने अप्रैल 1859 में धोखे से अंग्रेजों को सौंप दिया था और इन्हें बाद में शिवपुरी में फांसी दे दी गई। तो ये अभी आपको याद रखना है, ठीक है, ये फैक्ट इनसे रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा 1857 के गदर से प्रभावित नहीं हुआ था, यानी कि 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था या क्रांति हुई थी, उनमें ये चारों जो ऑप्शन दिए गए हैं नीचे, इनमें से कौन सा ऐसा क्षेत्र था जो प्रभावित नहीं हुआ था। चार ऑप्शन है, चित्तौड़, जगदीशपुर, लखनऊ और झांसी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, चित्तौड़। कौन सा हो जाएगा, चित्तौड़, जो कि कहाँ पे है, राजस्थान में। अगर हम लोग बात करें 1857 की क्रांति की, ये मुख्यतः रुहेलखंड, अवध, दिल्ली, मध्य भारत और बिहार के कुछ हिस्से में हुआ था, ठीक है। हालांकि बोल सकते हैं उत्तर भारत के थोड़े से भाग तक ही ये सीमित रह गया था। अगर वहीं पे बात करें बंगाल और पूरे दक्षिण भारत की, या राजपूताना हो गया, पंजाब हो गया, पूर्वी भारत, ये सब इससे बहुत ही कम प्रभावित हुए थे, ठीक है। और सिख जो थे, मराठे थे, राजपूत थे, जैसे कि चित्तौड़ हो गया, ग्वालियर हो गया, और जितने भी पूर्वी भारत के राजा थे, उन्होंने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। ये भी एक बड़ा कारण माना जाता है इसके असफल होने का, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चित्तौड़। आगे बढ़ते हैं। सती प्रथा का बहिष्कार किया गया था, मतलब ये पूछा है कि कौन सा ऐसा ईयर था या कब सती प्रथा का बहिष्कार किया गया था। 1825, 1827, 1829 या 1831, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1829। 1829 में सती प्रथा का बहिष्कार किया गया था। और ये किसके द्वारा समर्थन किया गया था इसका, तो ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे राजा राम मोहन राय, उन्हीं ने काफ़ी ज़्यादा प्रयत्न किया था। और उन्हीं के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 के जो अधिनियम आया था उसके नियम 17 यानी कि रूल 17 के द्वारा सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया था, यानी कि इनवैलिड बता दिया था। यह नियम पहले तो केवल बंगाल के लिए बना था, लेकिन बाद में 1830 में यानी कि 1830 में इसे बम्बई और मद्रास के लिए भी लागू कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी, यानी कि जैसे अभी हमने देखा, पीछे हमने देखा कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, राजा राम मोहन राय जी ने। और वहीं पे अब पूछा गया है सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी। ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। पहला ऑप्शन है गोपाल हरि देशमुख, दूसरा ऑप्शन है महादेव गोविंद राणादे, तीसरा ऑप्शन है महात्मा फुले और चौथा ऑप्शन है नरेंद्र दत्त। तो नरेंद्र दत्त किसका वास्तविक नाम था ये भी आपको कमेंट करके बताना है, मैं वेट करूंगा कमेंट का। तो जो भी वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट करके जरूर बताएंगे कि नरेंद्र दत्त किसका वास्तविक नाम था। और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है उसको लाइक कर दें, कमेंट करके जो भी सजेशन है उसको आप दे सकते हैं, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि महात्मा फुले। क्या हो जाएगा, महात्मा फुले। तो महात्मा फुले जी ने क्या किया था, और इनका पूरा नाम क्या था, ज्योतिबा राय फुले। तो ये भी आपको याद रखना है। इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी, और कब की थी तो याद रखिएगा, 24 सितंबर 1873, 1873 में इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। और इन्होंने गुलामगिरी नामक पुस्तक भी लिखी थी। ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी, बुक किसने लिखी थी, तो याद रखिएगा वो कौन थे, महात्मा फुले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, देव समाज का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था, ठीक है। चार ऑप्शन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, दादा भाई नौरोजी, रामकृष्ण परमहंस या शिव नारायण अग्निहोत्री। तो ये आपको बताना है देव समाज संस्थापक, देव समाज का संस्थापक कौन था। जैसे ब्रह्म समाज आपने देखा, उसके बाद आपने देखा सत्यशोधक समाज, और अब देख रहे हैं देव समाज।
कन्फ्यूजन ना हो, इसको रिवाइज कर लीजिएगा, थोड़ा सा वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा। ये क्वेश्चन आरआरबी भोपाल 2012 में पूछा गया है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि शिव नारायण अग्निहोत्री। क्या हो जाएगा? शिव नारायण अग्निहोत्री। इन्होंने ही देव समाज की स्थापना की थी, और कब की थी तो याद रखिएगा 1887। ये सब भी पूछा जाता है आपसे, तो थोड़ा सा याद रखिएगा, ज़्यादा डिटेल में ही इसको ऊपर ऊपर से देख लीजिएगा, ताकि अगर ऑप्शन में इसका ईयर पूछ ले तो आप टिक कर पाए। तो 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री जी ने लाहौर में देव समाज की स्थापना की थी। और इसमें बेसिकली जो एल्कोहल वगैरह है, मदिरा है, या मांस सेवन की जो बात है उसको इन्होंने उसकी निंदा की थी। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? इसका उम्मीद करता हूँ काफ़ी लोगों को आंसर पता होगा, लेकिन क्वेश्चन काफ़ी रिपीटेड पूछा जाता है। जैसे कि देखिए, आरआरबी सिकंदराबाद 2001 में पूछा गया था, फिर आरआरबी कोलकाता 2012 में पूछा गया है। ठीक है, और भी वेरियस एसएससी का एग्जाम आप देख लीजिए, यूपीपीसीएल का एग्जाम देख लीजिए, बहुत सारी जगह इस क्वेश्चन को पूछा जाता है और अभी भी पूछा जा रहा है। तो जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी, ये की गई थी स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा, जो कि है ऑप्शन बी। तो स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। और ये किसके से थे? तो ये भी आपको जरूर याद रखना है, किसके से थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको पता होगा। अगर पता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, नहीं तो हम नेक्स्ट जो भी वीडियो होगा उसमें इसको ज़रूर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने इसकी स्थापना कब की थी आपको याद रखना है, 1897 ईस्वी में की थी। ये भी आपको याद रखना है। और सुभाष चंद्र बोस जी ने विवेकानंद जी को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता भी कहा था। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अपने आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? ये सब फैक्चुअल क्वेश्चन है, हालांकि इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हमने आपको बता भी दिया है। तो 4 ऑप्शन है, चित्तरंजन दास, बाल गंगाधर तिलक, लाला हरदयाल, या गोपाल कृष्ण गोखले। तो भारत सेवक समाज की जो स्थापना की थी वो की थी गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले। और ये किसके गुरु थे? तो ये महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु भी थे। ये भी आपको याद रखना है कि गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये महात्मा गांधी जी के राजनैतिक गुरु भी हुए थे। तो अगर गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें तो इन्होंने भारत सेवक समाज यानी कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। कई बार तो ऐसे हिंदी में पूछ लेता है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, या इसके संस्थापक कौन थे। और इसका उद्देश्य जो था वो भारत की सेवा के लिए राष्ट्रीय प्रचारक तैयार करना और संवैधानिक ढंगों से भारतीय जनता के सच्चे हिस्सों को प्रोत्साहन देना था। मतलब कि संवैधानिक तरीके से, ऐसा नहीं कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से भारत के पीपुल्स ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय की जो जनता है उसके लिए सच्चे हितों को प्रोत्साहित करना था, और राष्ट्रीय प्रचारक भी तैयार करना था जो राष्ट्र के हित में काम करे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिसको आज हमने डिस्कस किया। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे ऐप को, जो कि है मैकेनिकल फॉरम, उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है तो जाकर प्ले स्टोर से मैकेनिकल फॉरम का एंड्रॉयड ऐप जरूर डाउनलोड कर लें, सो दैट आप लोग इजिली जो भी इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज और पीडीएफ नोट्स वगैरह वहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं उसको भी अवेल कर पाएँ। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू।